हेलो एंड वेलकम टू गाइस। आज मैं आपका वेलकम करता हूँ। 7 अप्रैल है आज और 7 अप्रैल की नाइट है। आज ही पेपर सॉल्व हो चुका है और पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये यूपी बोर्ड सन 2022 का पेपर है, एग्ज़ाम पेपर है जो आज हुआ था। तो इसका सॉल्यूशन मैं फटाफट आपको बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं और फुल बुक का रिवीजन मैंने आपको 50 मिनट में कराया था। ठीक उसी तरीके से आज कम से कम वक्त में मैं इस एग्ज़ाम पेपर को सॉल्व करके आपको बताऊंगा ताकि आपके जो डाउट्स हैं वो सारे के सारे क्लियर हो सकें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा 346 GB 2022 भौतिक विज्ञान, समय 3 घंटे 15 मिनट। बाकी फालतू चीज़ें मैं आपको पढ़ के नहीं बताने वाला और मैं आगे बढ़ता हूँ इसको सेट को सॉल्व करने के लिए। चलिए देखते हैं इसमें हम अपना फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें अर्धचालक में संयोजकता बैंड एवं चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल का मान कितना होता है। तो इसका मान होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि आप जानते हैं पता 3 प्रकार के होते हैं, चालक, अचालक और अर्धचालक। जो अर्धचालक होता है इसमें जो बैंड गैप एनर्जी की वैल्यू होती है वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, जबकि इंसुलेटर यानी अचालक में 0 होती है और कंडक्टर में और ज़्यादा कम यानी 1 और 0 के बीच में होती है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की 2 उत्तरोत्तर कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों के बीच कोणीय संवेग का अंतर कितना होता है। h/2π होता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा बोहर की फर्स्ट पॉस्टुलेट्स, प्रथम परिकल्पना, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग nh/2π का पूर्ण गुणज होता है। आगे बढ़ते हैं। 5000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम क्वेश्चन में दे रखा है इसके अंदर गाइस, लैम्डा इज इक्वल टू 5000 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ओके गाइस, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। आगे इसने कहा हमसे इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य की वैल्यू ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात, ये हमें लैम्डा की वैल्यू नहीं बल्कि हमको ये दे रखी है किस चीज़ की वैल्यू, इसको पहले हम कट कर देते हैं। यहाँ पर जो हमें वैल्यू दे रखी है एनर्जी की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है इसके अंदर, E इज़ इक्वल टू 5000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट कर लिया। कन्वर्ट करने के बाद अब हमको डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू फाइंड करने के लिए लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE/k, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं इसको, मास, और ये हमारा 2 कांस्टेंट है। प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻⁻34 और रूट में आ जाएगा 2 और m की वैल्यू 9.1 10⁻⁻31 हो जाएगा। और E की वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, ऊपर रही आपके पास 5 इंटू -19 और प्लस की 3 पावर। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 1.6 19 में से 3 गए, 19 में से 3 के कितने बचे, 16, 10⁻⁻16। और जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इसमें निकल के आ जाएगा 0.173 एंगस्ट्रॉम। एक्चुअल में मैंने इसको ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था ताकि यहाँ पर आपका वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और आपको तुरंत इसके आंसर मालूम पड़ते रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की परास कितनी होती है। तो इसमें मैंने राइट आंसर आपको बताया है 3 इंटू 10⁻6 से 3 इंटू 10⁻10 साइकिल पर सेकेंड। आप कहेंगे सर बुक में तो जो इसकी फ्रिक्वेंसी दे रखी है 3 इंटू 10⁻4 से 3 इंटू 10⁻9 दे रखी है। तो बच्चा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है कि विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो आवृत्ति की परास रेंज किसके बीच में होती है। तो रेंज इसकी 3 इंटू 10⁻6 से 3 इंटू 10⁻10 के बिटवीन हो सकती है। लेकिन एक दिक्कत इसमें क्या आ रही है, दिक्कत इसमें यह आ रही है कि आपकी जो पावर 4 है 3 इंटू 10⁻4 और 3 इंटू 10⁻9, ये पावर 4 6 और 10 के बिटवीन में नहीं आती है। तो इसका आंसर, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं होने वाला। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। इसमें 3 इंटू 10⁻12 इसमें दे रखा है और 3 इंटू 10⁻14, तो ये पावर भी इसमें ऐड नहीं हो पाती। थर्ड की बात करें तो ये पावर इसमें ऐड नहीं हो पाती। अगर हम फोर्थ की बात करें तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन जो है इसमें ऐड हो सकता है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि इसमें 3 इंटू 10⁻16 हर्ट्स दिखा रहा है। एक्चुअल में जो फ्रिक्वेंसी होती है 3 इंटू 10⁻4 से 3 इंटू 10⁻9 हर्ट्स हो सकती है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें समलम जो हमारा करीबी आंसर हो रहा है वो ऑप्शन फर्स्ट हो रहा है। ओके गाइस, फर्स्ट वाला ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 200 ओम प्रतिरोध तथा 1 हेनरी प्रेरकत्व की श्रेणी संयोजन पर प्रत्यावर्ती वोल्टेज की जो वैल्यू है 10√2 साइन 200t दी गई है लगभग में। तो V और I के बीच में हमें कलांतर फाइंड करना है। ओके गाइस, कलांतर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कलांतर का फॉर्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू XL/R और XL की वैल्यू होती है ω/L/R। अब हमारे पास ओमेगा की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से देख सकते हैं आप 200 है और L की जो वैल्यू हमारे पास है वो 1 है।
आर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 200 है, ये आपस में कैंसिल होने के बाद tan phi इज इक्वल टू निकल के आएगा 1, और tan में जो phi में जो 1 का जो एंगल होता है वो tan 45 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब 45 डिग्री इसका आंसर होने वाला है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जब एक प्रकाश किरण वायु से कांच में जाती तरंग दैर्घ्य क्या होती है आपकी, घट जाती है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं क्या, n इज इक्वल टू λ1/λ2 देन λ2 इज इक्वल टू λ1/n। तो यहाँ से आप वेवलेंथ इसकी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अपवर्तनांक जो पानी का होता है 1.33 होता है, और जब इससे आप लैम्डा को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर वेवलेंथ घटनी ही वाली है। अब बात करते हैं स्थिर वैद्युतिकी में गॉस का नियम लिखें। तो क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला कुल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, और फाई इज इक्वल टू Q/ε0 आप लिख देंगे तो इसका आंसर कंप्लीट माना जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। कम विभवांतर पर धात्विक चालक एवं टॉर्च के बल्ब के लिए विभवांतर और धारा के बीच में ग्राफ खींचिए। अगर आपको ग्राफ खींचने की बात बताई जा रही है तो पता है गाइस आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पर ओम्स लॉ की बात करनी होगी। बहुत सिंपल है, आप यहाँ पर I और यहाँ पर V, इस तरीके से अगर आप V और I के बीच में एक स्लोप ड्रॉ कर रहे हैं, ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस तरीके से बनेगा। यहाँ पर इसको O कह सकते हैं, इसको X कह सकते हैं और इसको Y कह सकते हैं, और ये बन गई हमारे पास स्ट्रेट लाइन SL, मैंने इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। तो ये आपका टॉर्च के जो वोल्टेज है और टॉर्च के जो करंट है उनके लिए ग्राफ माना जाएगा। तो ये हमारा सेकंड का जो आंसर है कंप्लीट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। V विभवांतर से त्वरित एक आवेशित कण के लिए द्रव्य तरंग दैर्घ्य का सूत्र लिखो। तो गाइस आपको अभी पीछे मैंने एक MCQ में फॉर्मूला बताया था, लैम्डा इज इक्वल टू h/√2mE_k। अब आप यहाँ पर E_k की वैल्यू लगा सकते हैं, अंडरवुड में हो जाएगा आपके पास 2mEV। सब लोग जानते हैं कि E इज इक्वल टू EV होता है, तो इस तरीके से आप इसका फॉर्मूला राइट डाउन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक चालक पर 2.4 × 10⁻⁻18 कूलाम का धनावेश है, बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी या फिर अधिकता होगी। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या दे रखा है यहाँ पर Q, यहाँ पर Q की वैल्यू है 2.4 × 10⁻18 कूलाम। आपको यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने सबसे पहले कितने, उसके बाद देखेंगे अधिकता या कमी। तो गाइज ये चार्ज जो है आपका पॉजिटिव है, और जब चार्ज पॉजिटिव होता है यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है, देन वी कैन फाइंड n इज इक्वल टू Q/V। वैल्यू ऑफ Q 2.4 × 10⁻18 और वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19। यहाँ ये कैंसिल हो जाएगा, 4 छंग 24, 4 चौक 16, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, 3 को 2 से भाग करेंगे 1.5 आ जाएगा। पावर को ऊपर लेके जाएंगे, प्लस के 19 माइनस के 18, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। इसका मतलब 15 इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पर कमी होने वाली है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। अच्छा ठीक है। अवतल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। पहली बार उत्तल लेंस की फोकस दूरी को हम मेट करेंगे यहाँ पर f1 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अवतल लेंस की फोकस दूरी को f2 इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, वो भी माइनस का। दोनों लेंस के संपर्क में रख दिया गया है, चलो रख देते हैं संपर्क में। 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानने के बाद इस संयोजन से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर देन u इज इक्वल टू माइनस 25 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है, तो हमें इस प्रतिबिंब की स्थिति यानी v फाइंड करना है। देन फॉर्मूला 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ओके गाइस, तो आपको f1 f2 की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 10 और 50, तो आप यहाँ पर लगा देंगे, और आपको v की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है। u की वैल्यू आपकी -25 है, तो आप इसका वैल्यू लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। देन v की वैल्यू आपकी सेंटीमीटर में फाइंड हो जाएंगी। तो गाइज मैं यहाँ आपको पेपर का सॉल्यूशन पूर्ण नहीं बताऊंगा, यहाँ सॉल्यूशन की मैं आपको हिंट दूंगा, बाकी सॉल्यूशन आप इसका अपने आप कर सकते हैं। ओके गाइज, चलिए आगे बढ़ते हैं। कला संबद्ध स्रोत क्या होता है? तो ऐसे स्रोत होते हैं जिनके मध्य कलांतर कांस्टेंट रहे, उसको हम कहते हैं कला संबद्ध स्रोत, जो कि व्यतिकरण चौड़ाई चैप्टर से लिया गया है। ओके गाइज, चलिए अब आगे हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और कोई क्वेश्चन दे रखे हैं हमें, तो क्वेश्चन है हमारे पास दिया हुआ इसके अंदर, एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 15 और 30 सेंटीमीटर है। तो गाइस सबसे पहले हमको क्या दिया है, R1 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड R2 इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर एंड आफ्टर दैट उसने कहा 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में से डुबोया गया, यानी ANW इज इक्वल टू 1.65। फिर आगे क्वेश्चन में क्या कहा उसने, तो द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, जबकि कांच का अपवर्तनांक यानी ANG इज इक्वल टू दे रखा है 1.5। ओके गाइस, पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्या होने वाला है इसका। तो 1/FW, क्योंकि हम पानी के अंदर फाइंड करने वाले हैं, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, ANG/AW
AnW -1 और ब्रैकेट आएगा 1/R1 -1/R2। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास R1 R2 की वैल्यू हमको दे रखी है, Ang की वैल्यू हमको दे रखी है, AnW की वैल्यू दे रखी है, आप Fw की वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंड द यूनिट इज सेंटीमीटर। अब उसने कहा कि भाई द्रव में लेंस की प्रकृति क्या होगी गाइज, अगर Fw की वैल्यू आपकी प्लस आती है तो ये आपका उत्तल लेंस बनेगा, यानी अभिसारी लेंस बनेगा, और Fw की वैल्यू अगर माइनस आती है तो ये अपसारी लेंस, कहने का मतलब अवतल लेंस बन जाएगा। वो आप लोगों को चेक करना होगा कि आंसर आपका प्लस आ रहा है या फिर माइनस आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। परमाणु के बोहर मॉडल के अभिग्रहित लिखिए। देखिए परमाणु के बोहर मॉडल के 3 अभिग्रहित होते हैं। पहला, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका कोणीय संवेग NH/2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। दूसरा, अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हम घुमा रहे हैं, हम क्या घुमा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाता है अपनी स्थायी कक्षाओं में, लेकिन स्थायी कक्षाओं में घूमते समय उन्हें जो बल मिल रहा होता है वो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ठीक है गाइस, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं, अपनी ऊर्जा की हानि नहीं करते हैं। और थर्ड वाला है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रॉन को बाहर से ऊर्जा मिल जाए तो अपना मिनिमम एनर्जी लेवल वो छोड़ देता है और 10⁻⁸ सेकंड तक वहाँ रुकता है, और उस रुकने के बाद अपनी ऊर्जा की हानि विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में करता हुआ पुनः अपनी कक्षा में वापस लौट के आ जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बोहर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित हमें मालूम पड़ जाते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगें क्या होती हैं? देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगें जो होती हैं एक तरीके से स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लाल रंग से बैंगनी रंग तक की सभी संभव तरंग लहरें पाई जाती हैं। ओके गाइस, और इसके अलावा रमा, DP, गामा, आप जानते हैं कि R फॉर रेडियो तरंगे, M फॉर माइक्रो तरंगे, A फॉर अवरत तरंगे, P फॉर परावैंगनी, X फॉर एक्स किरणें, गामा फॉर गामा किरणें तरंगे जो होती हैं सब विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो ग्राफ किस तरीके से बनाना होगा इसका, तो ग्राफ बनाने के लिए इस तरीके से हम इसमें लाइनें खींच सकते हैं, और लाइनें खींचने के बाद यहाँ पर आएगा इसमें X, यहाँ आएगा Y, इसमें यहाँ आएगा Z, और यहाँ पर हम ग्राफ खींचने के लिए लाइनों को इस तरीके से बढ़ा देंगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें बन जाएगा E इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके अलावा नीचे की तरफ इसमें हम मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दिखा सकते हैं, जबकि एक्स डायरेक्शन में हम संचरण की दिशा को इसकी बताएंगे। तो इस तरीके से इसका आंसर ये बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद हम आगे देख सकते हैं इसमें उसने कहा कि हीलियम नाभिक को मुक्त प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में विखंडित करने के लिए न्यूनतम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता हमें पड़ेगी। सबसे पहली बात गाइस हमें पता करना होगा कि हीलियम के अंदर कितने प्रोटॉन होते हैं और कितने न्यूट्रॉन होते हैं। तो गाइस हीलियम के अंदर होते हैं P = 2, कितने न्यूट्रॉन होते हैं N = 2। अब इसके अलावा इसमें 1 प्रोटॉन का हमें मास दिया हुआ है। चलिए चेक करते हैं क्या हमें इसमें प्रोटॉन का मास दे रखा है, देखते हैं। तो एक हाइड्रोजन परमाणु माने प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास दे रखा है इसमें 1.00 और 7825, जो कि हमारे पास कितने प्रोटॉन है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास P टोटल यानी टोटल प्रोटॉन्स की संख्या इसमें हमें निकल करके मिल जाएगी। ओके गाइज, अब इसी तरीके से हम चेक करने वाले न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन की जो टोटल संख्या है उसके लिए 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, और न्यूट्रॉन का जो हमारा मास है चलिए इसमें चेक कर लेते हैं। हाइड्रोजन के बाद न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास ये रहा 1.00865, ये दे रखा है हमें इसमें न्यूट्रॉन का मास। ओके गाइज, न्यूट्रॉन का मास होने के बाद अब इसके अलावा इसमें हीलियम परमाणु का द्रव्यमान मात्रक निकालना दे रखा है AMU। अच्छा, सारे के सारे जो मात्रक हैं इन सबके AMU मात्रक रहने हैं हमारे। इसके अलावा इसने हाइड्रोजन न्यूट्रॉन का मास दे रखा है, तो अब एक काम करेंगे, वो क्या, यहाँ पर आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इसने हमें हीलियम का भी द्रव्यमान दे रखा है। तो हीलियम का द्रव्यमान कितना हम देख लेते हैं यहाँ पर, ये हो गया हमारा वास्तविक द्रव्यमान, ये है हमारा वास्तविक द्रव्यमान। हीलियम का द्रव्यमान कितना है हमारे पास 4.002603। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने P टोटल और N टोटल का मान निकाल लिया, वास्तविक द्रव्यमान हमें दे रखा है। तो चलिए हम लगाते हैं इसमें फॉर्मूला। तो हमारा जो जनरल सा फॉर्मूला है वो लगेगा इसके अंदर डेल्टा M का, जिसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट, P टोटल प्लस N टोटल माइनस वास्तविक द्रव्यमान। ओके गाइज, तो आप इनकी वैल्यूज लगा के इन्हें आपस में जोड़ेंगे और इसमें से इसे घटाएंगे, तब आपकी वैल्यू AMU में फाइंड हो जाएगी। बट आपको एनर्जी फाइंड करनी है, देन डेल्टा E = डेल्टा M × 931। तो आप 931 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर MEV में निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं खंड डा की तरफ। प्रिज्म के अपवर्तनांक N का सूत्र अल्पतम विचलन कोण तथा प्रिज्म कोण के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए आपको एक फॉर्मूला फाइंड करना होगा, जैसे कि हमारे पास एक प्रिज्म बना होता है और प्रिज्म बनने के बाद यहाँ से प्रकाश किरण को आपतित किया जाता है, फिर ये नीचे वाली अक्ष के समांतर होकर उसी एंगल से बाहर निकल जाती है। इसके बाद इस लाइन को हम थोड़ा सा काल्पनिक रूप से आगे बढ़ाते हैं और इसको थोड़ा सा पीछे यहाँ पर हटा देते हैं। इसको एंगल हम कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए इसको मैंने
ए एंगल माना है, इसको बी माना है, इसको सी माना है। और इस तरीके से ये जो लाइन आपकी बन के आई, इसके ऊपर आप एक लंब खींच देंगे, इस लाइन पे भी एक लंब खींच देंगे, दोनों के बिंदु का नाम हम डी रख देंगे। और डी के बाद इसका नाम रख दिया मैंने यहाँ पर ई, और इसको मैंने मान लिया यहाँ पर डेल्टा। गाइस ध्यान दें, ये वाला एंगल हमारा आई है, नीचे वाला एंगल मेरा आर है, ये वाला एंगल मेरा आई डैश है, नीचे वाला एंगल मेरा आर डैश है। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल बनेगा आपका आई माइनस आर। फिर ये जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, आई माइनस आर डैश में। ये वाला एंगल आपका आई बनेगा, ये वाला एंगल आपका आई डैश बनेगा। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे, जबकि इसके अपवर्तनांक को एल मान लेंगे, तो सॉल्व करने के बाद आपका फॉर्मूला बनेगा एन इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन टू अपॉन साइन ए अपॉन टू। अगर आपको इसकी वीडियो देखनी है तो लिंक में जाकर के आप देख सकते हैं, इसका पूरा डेरिवेशन आपको मेरी वीडियो में मिल जाएगा, नोट्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहली बात यहाँ पर दे रखा आपको, देखिए 50 वाट। ये अगला क्वेश्चन है हमारा खा, 4 का खा। इसमें दे रखा है P इज इक्वल टू 50 वाट, ओके गाइस। और V दे रखा है यहाँ पर आपको 100 वोल्ट, ठीक है। तो आप सबसे पहले एक काम करेंगे, यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करेंगे, P इज इक्वल टू VI। क्वेश्चन आप सभी लोगों का पढ़ा हुआ है तो इसलिए मैं फटाफट सॉल्व कर रहा हूँ इसको, P अपॉन V। तो अगर आप P को V से भाग करेंगे 50/100, इसका मतलब हो गया आपके पास आ गया 0.5। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 200 वोल्ट टोटल सप्लाई लगाई गई है, जबकि लैंप यानी प्रतिरोध की सप्लाई 100 वोल्ट और C का मान पूछा गया। इसका मतलब ये RC सर्किट है, और RC सर्किट के टोटल वोल्टेज का फॉर्मूला V स्क्वायर इज इक्वल टू VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ से हम VC स्क्वायर का मान निकालेंगे, तो V की जो टोटल वैल्यू हमारे पास कितनी है, 100। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास टोटल वैल्यू 100 नहीं बल्कि 200 दे रखी है, तो आप 200 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है गाइज। और यहाँ पर इसका क्या करेंगे, हम 100 का स्क्वायर करेंगे, और बराबर किसके होगा, हमारे VC के स्क्वायर के। चलिए इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। आगे सॉल्व करने के लिए मुझे इस पेज को हटाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले मैं इसकी इक्वेशन लिख लेता हूँ। तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, इक्वेशन थी 200 का स्क्वायर माइनस, और क्या था हमारे पास 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया VC का स्क्वायर। अब यहाँ से VC का अंडर रूट ले लिया जाएगा, कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 2 दूनी 4, और यहाँ पावर हो गई आपके पास 2 और 2 4 माइनस 10 टू पावर 4। अब इज इक्वल टू VC हो गया 10 टू पावर 4 को कॉमन लेके बाहर निकाल के 10 टू पावर 2 बचेगा, और यहाँ बचेगा 4 माइनस 1। तो VC इज इक्वल टू हो गया √3 इंटू 10 टू पावर 2 वोल्ट। ये VC का मान निकल के आ गया। आप सभी लोग जानते हैं भाई VC इज इक्वल टू क्या होता है, IXC होता है। तो यहाँ पर I की वैल्यू आपके पास है, तो आप XC की वैल्यू यहाँ से फाइंड कर लेंगे ओम में। अब फाइंड करने के बाद आप सभी लोग जानते हैं कि XC इज इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है 1/ωc यानी 1/2πfc। देन C की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/2πf और XC। अब चेक कर लेते हैं क्या हमें इसमें फ्रिक्वेंसी दे रखी है। तो हाँ, क्वेश्चन में हमें फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी है। तो आप फ्रिक्वेंसी यहाँ पर f इज इक्वल टू 50 हर्ट्ज यूज़ कर लेंगे, और XC की वैल्यू आप ऑलरेडी यहाँ पर फाइंड कर चुके हैं। तो XC की वैल्यू लगा करके आप इसको सॉल्व आसानी से कर सकते हैं, और इसकी यूनिट क्या बनेगी आपकी C की, फैरड, और आप चाहें तो इसे माइक्रो फैरड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्ययमापी के सिद्धांत का परिपथ का चित्र बना के इसको सॉल्व कीजिए। देखो व्ययमापी होता है क्या है, व्ययमापी के द्वारा हम कैलिब्रेशन कर सकते हैं। कैलिब्रेशन किस चीज़ का, वोल्टेज मीटर जो होता है हमारा, उसमें कैलिब्रेशन किया जा सकता है, और इसमें विभवांतर ज्ञात किया जा सकता है, इसमें सेल का विद्युत भाग बल ज्ञात किया जा सकता है। इसके अलावा इसका सिद्धांत जो होता है भाई लोगों, ये डिपेंड करता है K इज इक्वल टू V/L पर, कि अगर आप लंबाई ज़्यादा रखेंगे तो विभव प्रवणता कम हो जाएगी, लंबाई कम रखेंगे तो विभव प्रवणता बढ़ जाएगी। असल में सिद्धांत जो होता है इसका विभव विभाजक का सिद्धांत हो सकता है, और विभव विभाजक का सिद्धांत जो होता है इसके आधार पर हम इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको इसका पूरा डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप पूरा डिस्क्रिप्शन इसका मेरे नोट्स टेलीग्राम चैनल शारिक एपिक पे जाकर के सर्च करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी इसकी वीडियो आपको आने वाले टाइम में जल्दी मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ मैं आपको टफ से टफ क्वेश्चनों के सॉल्यूशन के बारे में फटाफट बताने आया हूँ, ना कि पूरा पेपर सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। आपके जो डाउट्स हैं, जहाँ आपको लगता है क्वेश्चन गलत हुआ ठीक हुआ, वो मैं आपके सब यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। देखिए रेल की पटरियाँ आपस में तथा ज़मीन पर प्रतिकृत हैं, इन्हें 1 मिली वोल्ट मीटर जोड़ा गया। जब इन पर एक ट्रेन चल रही है भैया, देखो 180 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और इसके अलावा इसमें मिली वोल्ट मीटर का पाठ्यांक, इट मीन्स दैट स्मॉल ही आपको फाइंड करना है। जबकि चुंबकीय क्षेत्र B इज इक्वल दे रखा है आपको 0.2 इंटू 10 टू पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे उसने कहा पटरियों के बीच की दूरी कितनी है, L 1 मीटर। देन E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, BVL। आप तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए, वोल्ट में इसका आंसर निकल करके आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, तो किसी धातु की सतह से प्रकाश की सहायता से इलेक्ट्रॉनों को सहित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है। ये बात आपको समझनी होगी। इसके अलावा इस प्रभाव द्वारा आइंस्टीन समीकरण कैसे दी गई, अरे भाई सिंपल सी बात है,
बात है, ये हमारे पास एक मेटल है। सन 1900 में प्लांक ने एक कंसेप्ट दे दिया था कि भाई जब प्रकाश होता है वो बंडल के रूप में चलता है। उसके बाद 1905 में, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ काफ़ी, 1905 में आइंस्टाइन ने क्या बताया कि अगर एच न्यू फोटोन किसी मेटल पर गिराया जाएगा तो इसका जो भाग होगा वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, नंबर 1 कार्यफलन और नंबर 2 इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करने में, और एच न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा W प्लस ई के। जब इसको इस साइड में लिखें तो इक्वेशन क्या बनेगी, एच न्यू माइनस न्यू डैश इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। तो इस तरीके से ये बन जाएगी आपकी आइंस्टाइन इक्वेशन जो इसमें हमें प्रूफ करनी थी। आगे बढ़ते हैं, चलिए। उसने कहा एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में प्रेरकत्व L, धारिता C तथा ओमी प्रतिरोध R श्रेणी क्रम में जोड़े गए परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। परिबाध इसका जो व्यंजक है कैसे निकाला जाएगा, भाई देखो ये L है आपके पास, ये आपके पास C है और ये आपके पास R है, और यहाँ पर आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप अपना सोर्स लगा सकते हैं। ये आपका हो गया L, ये हो गया आपका C और ये हो गया आपका R। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो प्रतिबाधा का फॉर्म में निकल के आएगा Z इज इक्वल टू अंडर रूट XL माइनस XC का होल स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये इसकी प्रतिबाधा निकल करके आ जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पेज शायद हमारा अभी खत्म होने वाला है, अभी तो पेज बचा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 5 का देखते हैं, खा। तो 5th क्वेश्चन का खा की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। तो क्या है भैया क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट का व्यास जो दे रखा है 6 सेंटीमीटर दे रखा है, व्यास समझते हैं आप डी इज इक्वल टू दे रखा है आपको 6 सेंटीमीटर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। पहले इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, आर इज इक्वल टू 3 × 10⁻⁻² मीटर। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद इसमें वायु भरी हुई है, इट मीन्स दैट के इज इक्वल टू हमारे पास होने वाला है 1। आगे उसने कहा यदि इस संधारित्र की धारिता 200 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले के समान हो, ध्यान देना 200 सेंटीमीटर गोले के समान हो, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जबकि गोले के लिए बिलगत के लिए क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। तो यहाँ पर ए की जो वैल्यू है ये R1 इसको मानेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा पाई R1 का स्क्वायर अपॉन हो गया D इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। जबकि इस आर की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, चेक कर लेते हैं भैया। 200 सेंटीमीटर का व्यास है, व्यास का आधा करो कितना हो गया, व्यास का आधा हो गया आपका 1 मीटर। ठीक है गाइस, अब उसने क्या कहा प्लेटों के बीच की दूरी फाइंड करनी है, डी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। देखो गाइस 4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है 1 × 9 अपॉन 1/9 × 10⁹ होता है। और गाइज आपको आर की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर 1। इसके अलावा एप्सिलॉन 0 की वैल्यू 8.854 × 10⁻12 होती है। और इसके अलावा यहाँ पर पाई है, पाई की वैल्यू 3.14 होगी, और R1 की वैल्यू 3 × 9 और 10⁻⁴ हो जाएगा यहाँ पर। और जो मैंने इसका स्क्वायर कर दिया हाथ का, तो अपॉन में कितना आ गया स्मॉल डी। तो यहाँ से आप क्रॉस कैंची मल्टीप्लाई करके इसमें डी की वैल्यू फाइंड आसानी से कर सकते हैं। ओके गाइज, तो यहाँ से आप आसानी से डी की वैल्यू इसमें फाइंड कर लेंगे, यूनिट बन जाएगी इसकी मीटर नॉट सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं, वृत्ताकार कुंडली या लूप के केंद्र पर मैग्नेटिक फील्ड का आपको फॉर्मूला फाइंड करना है। तो फॉर्मूला फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आप एक लूप मान लेंगे, और लूप मानने के बाद भैया इसमें धारा प्रवाहित कर देंगे, और धारा प्रवाहित करने के बाद इसके केंद्र पर हमें ज्ञात करनी है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। तो आप बायो-सेवर्ट का नियम का जब फॉर्मूला लगाएंगे उसको सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला निकल के आएगा B इज इक्वल टू μ0/2 × I/R, जहाँ आप फेरों की संख्या का यूज़ करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 2 बिंदु आवेश हमारे पास दे रखा है, एक का नाम है 9E। ध्यान देना गाइस, थोड़ा टफ क्वेश्चन है, 9E और यहाँ पर E, ठीक है। और इनकी जो बीच की डिस्टेंस है वो हमारी कितनी है, A है। अब उसने कहा कि तीसरे आवेश को कहाँ रखा है, लो भैया तीसरे आवेश को यहाँ पर रखा जाए, जिसका नाम है Q। हमने लेट कर लिया भैया, ये दूरी कितनी है x है, जबकि पूरी दूरी कितनी है हमारी A है, तो ये कितनी बची हमारे पास, ये बची A माइनस x। तो ये है हमारे पास Q1, ये हमारे पास Q2, तो ये है हमारे पास Q3 और ये है Q3, बस यही है हमारे पास। ये हमारे पास है R1 और ये हमारे पास R2। इन दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स प्रतिकर्षण बल लगेगा इस डायरेक्शन में, जिसको हम कहेंगे F1। इन दोनों के बीच भी क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल इस डायरेक्शन, जिसको हम क्या कहेंगे F2। अब चूंकि यहाँ पर ये कह रहे थे तीनों के तीनों बैलेंस में हो, तो बैलेंस में कब होंगे भैया, जब इन दोनों का अंतर 0 हो जाएगा। इट मीन्स दैट हम ये कह सकते हैं भाई कि F2 इज इक्वल टू F1 हो जाएगा। F1 का फॉर्मूला भाई 9 × 10⁹ इंटू पहला आवेश कितना 9E, दूसरा आवेश कितना इसके लिए Q, अपॉन में कितना आएगा हमारे पास x का स्क्वायर, आगे हो जाएगा 9 × 10⁹। अब अगला आवेश कितना Q, और इसके अलावा कितना E, अपॉन कितना हो जाएगा A माइनस x का होल स्क्वायर। तो देखो भाई 9 × 10⁹ यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, और इसके अलावा Q से Q कैंसिल हो जाएगा, E से E कैंसिल हो जाएगा। तो गाइस हमारे पास क्या बचा, मैं बहुत तेज़ी से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ पर हमारे पास बचा 9/x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स का होल स्क्वायर, दोनों का वर्गमूल लेंगे, 3/x इज इक्वल टू 1/a माइनस एक्स हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3a इज इक्वल टू x प्लस 3x, तो कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 4x, देन x इक्वल टू हो जाएगा 3a/4। तो यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इसके बाद अगर आपको आवेश ज्ञात करना है तो आवेश ज्ञात करने के लिए हमें और पर्चे ढूंढने पड़ेंगे। ज़रा रुकें, थोड़ा वेट करें, देखते हैं भैया कोई रफ पेज मिल जाए।
जिसपे हम इसको सॉल्व कर सकें। चलिए पुराने प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर्स पड़े हुए मैं इन पे सॉल्व कर देता हूँ, सॉल्व भी तो करना है वैसे भी। देखें आप, जैसे कि मैंने आपको आवेश बना के दिखाया, डायग्राम में दोबारा बना के आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पर भैया 9e है, यहाँ पर आपका e है और बीच में रखा गया आवेश आपका यहाँ पर q है, और यहाँ तक की दूरी जो मैंने मानी थी भैया ये x मानी थी, और टोटल दूरी जो हमारी थी भैया ये a थी, और यहाँ पर हमारे पास a माइनस x था। तो गाइस इन दोनों के बीच का बल, इन दोनों के बीच का बल 9 × 10⁹ और 9e × q अपॉन दूरी कितनी है x स्क्वायर इज इक्वल टू, और ध्यान रखना इस बात का, अब पहले और थर्ड वाले के बीच का बल 9 × 10⁹ ये हो जाएगा 9e × e अपॉन कितना आ जाएगा a स्क्वायर, और x की वैल्यू हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, अभी देखते हैं कितनी आई थी 3a/4। तो यहाँ x की वैल्यू लगा देंगे हम 3a/4 और इसको सॉल्व करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ से आप इसको तो कैंसिल करना ही पड़ेगा, और यहाँ से आप फाइंड कर लेंगे q की वैल्यू, और जो भी आंसर निकल के आएगा उसमें आप माइनस लगा देंगे, क्योंकि माइनस अगर आवेश यहाँ पर आप रखेंगे तो दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा और यहाँ भी आकर्षण लगेगा, जिससे तीनों को तीनों साम्य अवस्था में आके संतुलित होकर बैलेंस बिल्कुल हो जाएंगे। ओके गाइस, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूचुंबकत्व के विभिन्न अवयवों के बारे में क्या बता सकते हैं। देखिए भूचुंबकत्व के अवयव मुख्यतः कौन कौन से होते हैं, नमन कोण या नति कोण, एक होता है दिक्पात कोण और पृथ्वी चुंबकत्व के अवयव। अब आता है इसमें कि नमन नति कोण क्या होता है, चुंबकीय यामोत्तर भौगोलिक यामोत्तर के बीच बना कोण नमन कोण कहलाता है, और दिक्पात कोण क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच बना कोण दिक्पात कोण कहलाता है, और चुंबकीय क्षेत्र और क्षैतिज दिशा के बीच जो संबंध होता है वो संबंध होता है आपका B इज इक्वल टू √h² + v², और tan थीटा इज इक्वल टू होता है आपका फॉर्मूला v/h। तो यहाँ से भी आप इसका ये फॉर्मूला फाइंड कर सकते हैं, बाकी आपको नोट सब कुछ मिल जाएगा। अब बात करें हम यौगिक सूक्ष्मदर्शी का प्रतिबिंब का जो स्वच्छ चित्र है वो आप बनाइए, तो इसका चित्र तो आपको बुक में मिल जाएगा। या बुक में मिलने के अलावा आपको इसकी एक प्रॉपर वीडियो मैं तैयार करके दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट करें, पेपर में देखते हैं क्या क्या दे रखा है हमें। पेपर में देखें आप, यहाँ दे रखा है आपको हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन के नियम की व्याख्या कीजिए। भैया हाइगेंस के द्वितीयक तरंग सिद्धांत क्या होता है कि हाइगेंस ने हमें बताया था कि जो प्रकाश होता है यांत्रिक अनुदैर्ध्य होता है, और यांत्रिक अनुदैर्ध्य होने के अलावा इन्होंने सर्वव्यापी माध्यम ईथर की परिकल्पना भी कर दी थी। लेकिन ईथर की परिकल्पना होने के बाद जब हम आगे बढ़ते हैं तो ये बताया गया कि प्रत्येक प्रकाश स्रोत से तरंगिका निकलती है, उस तरंगिका से असंख्य तरंगिकाएँ निकलती हैं जो द्वितीयक तरंगिकाएँ कहलाती हैं, और उसी के अंदर तरंगाग्र भी पाया जाता है। और इसके अलावा अगर यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या की बात की जाए तो भैया अपवर्तन के लिए एक पृष्ठ हम बना लेंगे, और इसके अलावा यहाँ पर तरंगिका आएगी, जिस टाइम तरंगिका यहाँ पर होगी फर्स्ट वाली बिंदु ए पर, उस समय तरंगिका सेकंड होगी बिंदु बी पर। जितने टाइम में अपवर्तित होकर दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है उतने टाइम में तरंगिका सेकंड जो है पृष्ठ पर पहुंच जाती है, जो कि अपवर्तक होता है, उसके लिए दूसरे माध्यम में पहुंच जाती है। अब बी से ए' तक की दूरी प्रकार में भरकर बिंदु ए को केंद्र मान के चाप लगाएंगे, ए' को यहाँ पर हम मिला देंगे बी' से, और इसको यहाँ से मिलाने के बाद और यहाँ से विलंब खींचने के बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं और दिखा सकते हैं भैया कि एंगल आई इज नॉट इक्वल टू एंगल आर। ये आप दिखाने का बता देंगे कि यहाँ पर अपवर्तन की व्याख्या हो रही है, और इसके अलावा आप ये भी दिखा देंगे भाई n इज इक्वल टू sin i/sin r, जो कि स्नेल का नियम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकल पतली झिर्री द्वारा एक वर्णीय प्रकाश के विवर्तन की विवेचना कीजिए। पतली झिर्री द्वारा केंद्रीय उच्चिष्ट कोण चौड़ाई का व्यंजक भी ज्ञात कीजिए। भाई इसका केंद्रीय उच्चिष्ट की जो कोणीय चौड़ाई होती है, इसका जो फॉर्मूला होता है उसके लिए मुझे नया पेज चाहिए होगा, तो आपकी वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने, इसलिए फटाफट मैं नया पेज निकालता हूँ। नया पेज निकालने के लिए कहाँ गया नया पेज, तो ये रहा हमारे पास एक पुराना सा बचा हुआ पुराना पेज। केंद्रीय उच्चिष्ट की कोण चौड़ाई का फॉर्मूला होता है 2 लैम्डा अपॉन, ये होता है 2e/λ इज इक्वल टू 2 थीटा। डायरेक्ट मैंने आपको बता दिया। और चौड़ाई इसकी कैसे बनती है, यहाँ पे छिद्र करा जाता है, यहाँ पर एक लेंस लगाया जाता है, यहाँ पे एक लेंस, यहाँ एक पर्दा लगाया जाता है, यहाँ से प्रकाश और यहाँ पहुँचता है, यहाँ पहुँचने के बाद यहाँ से थोड़ा सा विवर्तित होकर ऊपर की तरफ पहुँच जाता है और यहाँ से इधर पहुँच जाता है। और यहाँ पर हम दिखा सकते हैं इसमें केंद्रीय उच्चिष्ट इस तरीके से यहाँ पर इसमें बन जाते हैं, और ये फॉर्मूला हम आसानी से इसमें प्रूफ कर सकते हैं। ओके गाइस, तो प्रकाश के विवर्तन की सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट है ये वाला। अब बात करें यहाँ पर सौर सेल की, तो सौर सेल क्या करते हैं भाई, सौर सेल जो होते हैं सूर्य से आने वाली लगभग 99% एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देते हैं, और ये जर्मेनियम का बनाया जाता है। और जर्मेनियम के लिए Eg का मान होता है 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन जो सनलाइट होती है इसकी जो एनर्जी गैप होती है वो आपकी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। इसलिए आजकल जर्मेनियम का यूज़ नहीं कर रहे हैं, ना ही सिलिकॉन का यूज़ कर रहे हैं, बल्कि आजकल यूज़ कर रहे हैं गैलिनियम आर्सेनाइड, ठीक है, GaAs का यूज़ किया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो एनर्जी होती है 1.51 होती है, जो सन की एनर्जी से ज़्यादा होती है। इसका मतलब सन से आने वाली टोटल एनर्जी को ये एब्जॉर्ब कर लेगा, इसलिए गैलियम आर्सेनाइड का यूज़ किया जाता है। डायग्राम से काफ़ी सिंपल है, इस तरीके से कुछ आकृति इसमें बनी हुई है, हालांकि मैं पूरा डायग्राम आपको नहीं बना पाऊंगा टाइम की वजह से। और इसके अलावा यहाँ पर आपको लगा दिया जाता है इसमें P टाइप जो बहुत पतला रखा जाता है, N टाइप यहाँ पर काफ़ी
चौड़ा रखा जाता है। इसके अलावा यहाँ पर उंगली नुमा कुछ आकृतियाँ बनी होती हैं जहाँ जो एनोड का कार्य कर लेती हैं। बाकी इसका सिंबल कुछ इस तरीके से बना दिया जाता है जहाँ पर प्रकाश किरणें गिर रही होती हैं। ओके गाइस, तो ये हमारा बन जाता है सौर सेल। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं समतल उत्तल लेंस का व्यास 6 सेंटीमीटर तथा मोटाई 3 मिलीमीटर है। इस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। लेंस के पदार्थ की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। 1 मिनट रुके, थोड़ा पानी पी लेते हैं क्योंकि प्यास ज़्यादा लग रही है वीडियो बहुत तेज़ बनाने के चक्कर में। और मैं आपको 29 मिनट में ये पूरा पेपर लगभग हो चुका है। पानी पीने के बाद थोड़ी एनर्जी आ जाती है। तो यहाँ पानी पी लें और पानी पीने के बाद जो एनर्जी बनती है बॉडी के अंदर, तो उससे सवाल आसानी से सॉल्व हो जाता है। फिर चलिए तो देखते हैं सवाल हमारा क्या है। सबसे पहली बात, इसमें हमारे पास क्या क्या मान दे रखा है वो हम चेक कर लेते हैं। पहले अपना पेज खाली कर लेते हैं, तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल है, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये फालतू पेज यहाँ से हम हटा देते हैं। हटाने के बाद यहाँ से पेज ढूंढते हैं, थोड़ा सा एक सादा पेज हमें मिल जाए तो बात बन जाए न्यूमेरिकल के लिए। चलिए पेज तो मिल गया, ठीक है। तो ये हमारा पेज रहा। और पेज के अलावा अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन में हमें क्या क्या दे रखा है इसके अंदर। क्वेश्चन को इसको मोड़ के रखते हैं, गर्मी लग रही है, पंखा ऑन करेंगे तो थोड़ी आवाज़ ख़राब हो जाएगी, इसलिए फ़िलहाल मैं पेपर को ठीक से मोड़ के यहाँ पर रख लेता हूँ। ठीक है, अब मोड़ के रखने के बाद अब चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि भैया इसमें क्या क्या मान पूछ रहा है। तो सबसे पहली बात, इसमें यहाँ पर हमारे पास दे रखी है स्मॉल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 6 का आधा कर लो, व्यास का आधा कितना होता है 3 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, और यहाँ पर स्मॉल एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 3 मिलीमीटर दे रखी है। 3 मिलीमीटर यानी 0.3 सेंटीमीटर में इसको मैंने कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब यहाँ से हम लगाते हैं वक्रता त्रिज्या। कैपिटल आर इज इक्वल टू होता है हमारा फॉर्मूला r² / 2x। अब ये वैल्यू हम यहाँ पर लगाएंगे, तो लगाते भैया r² का मान 3 × 3 और 2 × x की वैल्यू 0.3। तो यहाँ से मैंने इसको काटा तो ये 0.1 हो गया। यहाँ से इसको मैंने बढ़ाया तो ये 10 हो गया, 2 पंजे 10 हो गया। और इसके अलावा 5 यहाँ पर कितना हो जाएगा 15। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। ओके गाइस, अब आने के बाद हम जानते हैं कि भैया n इज इक्वल टू होता है c/v। अब c/v होने के बाद 3 × 10⁸ हो गया। और जबकि दूसरी वाली जो वैल्यू दे रखी है हमें इसके अंदर 2 × 10⁻, ये रहा क्वेश्चन भाई, ये रहा क्वेश्चन, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो यहाँ लगा देंगे हम 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगी 1.5, क्योंकि पावर 8 यहाँ से कैंसिल हो गई। हम जानते हैं फोकस की डेफिनेशन से f इज इक्वल टू होता है r/n-1। तो यहाँ r की वैल्यू कितनी है आपकी 15 और नीचे कितना है आपके पास दे रखा है मे बी 0.5 दे रखा है, क्योंकि 1.5 में से बन गया 0.5 बचा। और यहाँ सॉल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा इसका 30 सेंटीमीटर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पर 30 सेंटीमीटर इसका आंसर निकल के आ चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। पीछे हटने के लिए क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। क्या, एक समान वायु क्षेत्र में स्थित वायु ध्रुव पर लगने वाले बलयों के आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा भी दीजिए। भाई फॉर्मूला होता है इसका, देखो टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। प्रूफ कैसे करेंगे, ये आपका डायपोल, इसको रखा गया है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। एक बल लगेगा इस साइड में प्लस का QE और एक बल लगेगा इस साइड में माइनस का QE, जिसे खींचने की कोशिश करेगा, जिससे इसका फॉर्मूला निकल के आएगा टॉ इज इक्वल टू PE sin थीटा। इस तरीके से इसका फॉर्मूला निकल करके हमारा आ जाएगा। और आ जाने के बाद आप ध्यान दें इस बात पर, उसने कहा कि इसके आघूर्ण की परिभाषा बताओ। किसकी निकालनी है भाई, इसके सहायता से द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा। तो P इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास टॉ इज अपॉन E sin थीटा। क्या हो जाएगा, टॉ इज इक्वल टू ई साइन थीटा। तो जब टॉ इज इक्वल टू अब पी इज इक्वल टू टॉ अपॉन ई साइन थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू आप यहाँ पर 90 रख करके टॉ अपॉन ई कर सकते हैं, यानी बलयुग्म के आघूर्ण और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अनुपात कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट करें। यहाँ एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कि कैसे सॉल्व इसको करा जाएगा। यहाँ पर डायग्राम आपके पास बना हुआ है, डायग्राम को मैं ऐसे ही समझा दूंगा आपको KVL लॉ से। कैसे बनाएंगे KVL लॉ से, गाइस ध्यान दे रहा, यहाँ से इसमें करंट, इसमें एक पार्ट तो ये बनना है ऊपर आप फर्स्ट वाला, एक पार्ट बनना है हमारे पास सेकंड वाला। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें क्या है देखें, I1 × 1, ध्यान देना आप, I1 × 1, ठीक है। और यहाँ से हमने एंट्री करी I3 की, ओके गाइस। और यहाँ से हमने जब एंट्री करेंगे तो यहाँ से I2 धारा आएगी, तो दोनों की दोनों धाराएं इसमें आकर के जुड़ जाएंगी, यानी हो जाएगा I2 + I3 × 2। क्या बन जाएगा, प्लस I2 + I3, ठीक है, × 2 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा यहाँ पर
2 वोल्ट। इस तरीके से हम इसको 2 वोल्ट करके फर्स्ट इक्वेशन बना सकते हैं और इस तरीके से सेकंड वाली इक्वेशन को हम तैयार कर सकते हैं KVL के लिए और लगाने के बाद इनको सॉल्व करके आसानी से हम इसका आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी इसका जनरल सॉल्यूशन आप मुझसे मालूम करना चाहें तो मैं अलग से आपको इसका जनरल सॉल्यूशन बता दूंगा। ओके गाइस, इसमें 5 का आप यूज़ करके इसे सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं। पीएनएस डायरेक्ट के लिए अगर अभिनति यानी फॉरवर्ड बाइजिंग क्या होती है, यानी अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से जोड़ा जाए, जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ये बना हुआ है, एक तो P है और एक N है, तो अगर पॉजिटिव को पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर बन जाती है फॉरवर्ड बाइजिंग। और अगर एक काम किया जाए, जैसे कि हमारे पास ये P है ये N है, तो पॉजिटिव को नेगेटिव से और नेगेटिव को पॉजिटिव से जोड़ दिया जाए तो वहाँ पर बन जाती है रिवर्स बाइजिंग, जिसको हम पश्च अभिनति कहते हैं। तो देखें, जो हमारी फॉरवर्ड बाइजिंग होती है इसमें विरोध किया जाता है, जिससे अवक्षय परत पतली हो जाती है वह प्राचीर के द्वारा, और इसमें पक्ष लिया जाता है, अवक्षय परत की चौड़ाई बढ़ जाती है, धारा का मान घट जाता है। पूर्णतः अनिष्टकारी के रूप में इसको कैसे यूज़ करेंगे, देखिए काफ़ी आसान है। चलिए इस पेपर पर बना के सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने इस तरीके से लगा दिया है और इसके अलावा यहाँ एक ट्रांसफार्मर मैंने फिट कर दिया है और यह रेजिस्टेंस लगा दिया है और एक डायोड मैंने इसमें यहाँ पे फिट कर दिया है। फिट करने के बाद डायोड फर्स्ट हो गया, डायोड आपका सेकंड हो गया। तो देख सकते हैं आप, मैंने इस तरीके से पीएनएस डायोड की पूर्ण अनिष्टकारी समझाने के लिए इनको आपस में अरेंज कर दिया है। और अरेंज कर देने का हमें एक काम करना पड़ेगा। वो काम क्या है हमारा, सबसे पहली बात हम इसको रखेंगे प्लस पे, इसको रखेंगे माइनस पे। तो ये जो पहला वाला डायोड है ये आपका अग्र अभिनति पर आ जाएगा प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए, जबकि दूसरे नेगेटिव अर्धचक्र के लिए ये आ जाएगा आपका कौन से वाली पर, पश्च अभिनति पर, जिससे धारा का मान लगातार बढ़ता रहेगा। अब जबकि हम इसको माइनस करेंगे, इसको प्लस करेंगे, दूसरा वाला फॉरवर्ड पे आएगा प्रथम धनात्मक अर्धचक्र के लिए, जबकि दूसरा वाला रिवर्स पे आ जाएगा, जिस वजह से धारा का मान फिर बढ़ेगा। तो बार बार धारा का मान बढ़ता रहेगा, जबकि दिष्टकर्ण से पहले हमें इस प्रकार से AC का इनपुट लगातार इसमें मिलता रहेगा। तो गाइस, मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया, तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हैं। अगर आपका आंसर नहीं आता है तो आप मुझे बता सकते हैं, बुक में आसानी जनरल सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। तो गाइस, मैंने आपको लगभग 36 मिनट और आपके 12 सेकंड में लगभग पूरे पेपर का सॉल्यूशन आपको बता दिया। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप मुझे यूट्यूब चैनल अपने शारिक एपिक इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं, वरना आप टेलीग्राम चैनल जो हमारा है शारिक एपिक के नाम से उसको सर्च कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसके वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे। वरना आप मुझसे फेसबुक कनेक्ट अब्दुल शारिक से भी हो सकते हैं या एपिक कोचिंग सेंटर के फेसबुक से ही कनेक्ट हो सकते हैं। बाय बाय, टाटा, सब्सक्राइब ज़रूर करें और भूले बिल्कुल ना ऐसी अपडेट के लिए।